लेते हैं फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर स्किल डेवलप नहीं होती तो इट्स ओके, लेकिन देखिए मैं कैसे करूंगा, सिंस पता है उसने कहा है कि फाइनल मास ऑफ Mg4 यानी कि ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और ये है मास ऑफ वाटर, तो ये है आपके पास x एक्सिस, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है y बाय x, 0.25 डिवाइड बाय 0.27, इसकी रेशो जो निकल रही है ना वो 0.9 निकल रही है रेशो, ठीक है। 0.48 डिवाइड बाय 0.5, इसकी निकल रही है 0.96, 0.9 निकल रही है। अगली की क्या है 0.83 डिवाइड बाय 0.67, ये निकल रही है 1.23 रेशो। अगली 1 डिवाइड बाय 1.04, ये निकल रही है अगेन 0.96, 0.9। अगली क्या है 1.23 डिवाइड बाय 1.3, ये निकल रही है अगेन 0.94, तो 0.9 निकल रही है। अगली क्या है 1.46 डिवाइड बाय 1.53, 1.46 डिवाइड बाय 1.53, अगेन 0.96। मेरे ख्याल से जब आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाया होगा ना, तो आपका ग्राफ बना होगा स्ट्रेट लाइन, आपका ग्राफ बना होगा स्ट्रेट लाइन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और द एनॉर्मस रीडिंग इज द आप थर्ड रीडिंग, और वो कोई वैल्यू यहां पे आ रही होगी, एम आई राइट? यस सर। Okay, so basically many students in the paper they actually come to know कि enormous reading होनी कौन सी है, वो इस तरह करते हैं। If you ask me, तो मैं इस तरह करता हूँ, right? And it is what I also recommend my students to, right? अगर आप y by x की रेशियो निकालनी शुरू कर दें, जो रेशियो डिविएट करेगी ना वो आपकी enormous reading होगी, और चूंकि सारी वैल्यूज 0.9 ही आ रही है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका मतलब that's a click, that's the way to do the question, okay? है सर पर जिधर कर्व बन रहे हैं तब तो हम ये यूज नहीं कर सकते ना, तब तो I agree absolutely. Sir, they asked us to plot the graphs, so we don't need to find the ratios. हाँ नहीं, ये आपने तो ग्राफ प्लॉटिंग ही करनी है, ये तो मैंने आपको एक बताया ट्रिक, इट्स अ ट्रिक है, मैंने तो ट्रिक खेला है, यू नो, इट इज हाउ वी मेक द क्वेश्चन। जब ये एग्जामिनर ने सवाल बनाया होगा ना, तो उसने पहले अपने लिए रेशियोज बनाई होगी, फिर उसने रेशियोज को रिवर्स किया होगा, रिवर्स करके उसने ये सवाल बनाया है। आई एम टेलिंग यू द वे हाउ वी मेक द क्वेश्चन, राइट? तो मैंने उसको रिवर्स सॉल्व कर दिया। So it's a trick which anyone can apply. If you're comfortable with applying this trick, it's absolutely fine. If you're not, you can make the graph and find it as well. That's absolutely fine. मैंने जो ये ग्राफ ट्रिक अप्लाई कर दिया है, ये बच्चा। So during plotting, should we round it off to 1 decimal place? Yes, you can do that. Absolutely. Absolutely, I agree with you. Absolutely. Now, वो कहता है draw a circle around the anomalous result on your graph. तो I think जो 0.3 है वो आपका anomalous result। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बच्चा। सर जो इधर जो नॉर्मल सी वैल्यू होगी सर, उसको हम लोग प्लॉट मतलब उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे या नहीं, उसको लीव कर देंगे, उसके ऊपर नहीं ड्रॉ करेंगे? अच्छा, एक बात याद रखना, जब आपने लाइन ऑफ बेस्ट बनानी होती है तो एनॉमलस पॉइंट के ऊपर लाइन नहीं आती, ठीक है? एनॉमलस पॉइंट विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द लाइन, ओके? ओके सर। नाउ एवरीवन, देयर वी गो। अब वो कहता है बेसिकली सजेस्ट अ रीजन फॉर द एनॉमलस रिजल्ट, सजेस्ट द रीजन। वो कहता है suggest the reason for the anomalous result. Now please stay very focused. It's very interesting. देखिए जी, if you see that तो पॉइंट यहां पे आ रहा है, क्या वैल्यू थी इसकी? 0.83 अगेंस्ट 0.67। मैंने रैंडम लिख दिया, चलिए इधर ही पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब है कि इतने वाटर के लिए इतना मास लॉस है, right? What do you think? What can be the possible answer, right, to part 4? Anyone can give me an answer? फिर उसको एडिक्वेट हीट नहीं मिली होगी, लाइक पहले बंद कर दिया होगा फ्लेम। Sir, not not due to constant mass. Okay, so basically एक बात याद रखनी है कि हमारे सिलेबस में there is nothing called as parallax error. Okay, देखो basically
इतने मास के लिए असल में ज्यादा वाटर निकलना चाहिए था ना? Are you getting me? नहीं, रॉन्ग कैलकुलेशन, पैरेलक्स एरर, ये हमारी केमिस्ट्री के एरर्स नहीं है. आपने हमें हमेशा एक्सपेरिमेंटल एरर बताना है. You always have to tell us the experimental error, always remember, right? Okay, parallax error is not chemistry, it's physics. ठीक है. आप देखें बेसिकली इतने मास के लिए ज्यादा मास ऑफ वाटर बाहर आना चाहिए था, ज्यादा मास. लेकिन इतने मास के लिए आपके पास लेस वाटर बाहर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? आई मीन व्हाट डज इट मीन? फिर इसको हीट नहीं दी ना प्रॉपर्ली, फ्लेम बंद कर दिया. एग्जैक्टली, आपने उसको प्रॉपर हीट नहीं किया. इस स्टूडेंट ने उसको कांस्टेंट मास तक हीट नहीं किया, उसने ज्यादा मास नोट कर लिए. यू नो, मोर मास इज नोटेड. अभी पानी और निकलना था, उसने हीटिंग पहले रोक दी है. तो इट मींस दैट कि इस स्टूडेंट ने गलती ये की है कि उसने कांस्टेंट मास तक हीट नहीं किया, राइट? द स्टूडेंट डिड नॉट हीट कांस्टेंट मास. Now, can I draw a line of best fit? हमने बना ली. In another experiment, the final mass of MgSO4 is 1.20 volts. Oh, sorry, grams, right? Use your graph to determine the mass of water loss. अच्छा, मैं तो ग्राफ में, मुझे आप बता दें, अगर 1.2 ग्राम आता है तो 1.2 ग्राम के, अगर 1.2 ग्राम आता है, this 1.2 ग्राम, तो इसके अगेंस्ट मास ऑफ वाटर क्या आ रहा है आपका? 1.26. Okay, 1.26 grams. Brilliant. Okay, then calculate the number of moles of water in answer to part C1. No Ishal, line of best, it does not include, anomalous reading. So, जी, ये आगे basically mass of water loss. तो moles कितने आ जाएंगे? तो it's 1.26 divided by 18, right? So it's 1.26 divided by 18. तो आंसर निकाल लेते हैं. 1.28 भी ठीक है, it isn't wrong. 1.26 वो भी ठीक है, absolute right. आगे 0.07 moles of water. वो कहता है कि 1.2 gram contains 0.01 mole of MgSO4. So calculate the value of X in MgSO4 dot XH2O. So guys, MgSO4 ratio H2O. तो अगर MgSO4 के मोल 0.01 है, तो इसके मोल 0.07 है. ये दोनों के मोल्स आ गए. अब क्या करेंगे? अब आप मोल रेशियो लेंगे. तो डिवाइड बाय 0.01 डिवाइड बाय 0.01, this becomes 1:7. So it means X equals 7. The salt formula is MgSO4 dot 7H2O. Yes, Shahir, you have to draw the full line on the graph. एक सेकंड बस, 1 मिनट. Why the question gave us only 2 grams because it's not used in the answer. It's absolutely fine. I mean, we can give you any value of mass to find the answer. It's absolutely fine, Maryam. अच्छा, मेरा यहाँ पे एक दो सवाल है, ठीक है? आइंदा ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए please get ready for the question. Anyone can answer me the question, okay? Anyone can answer me the question. अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं कि उसने 0.52 ग्राम लिया है, 0.98 ग्राम लिया है, 1.5 ग्राम लिया है, एक बच्चे ने 2.05 4 ग्राम लिया है, एक बच्चे ने 2.53 ग्राम लिया है, एक बच्चे ने 2.99 ग्राम लिया है. आप देख रहे हैं? जरा मेरी बात बहुत गौर सुनिएगा प्लीज, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट जितना स्मॉल मास लेता है, एग्जाम्पल जिस तरह उसने 0.52 ग्राम लिया एग्जाम्पल का, ओके, लिसन केयरफुली प्लीज. अगर उसने सैंपल का 0.52 ग्राम लिया,
वो उसको हीट करने लग गया. डोंट यू थिंक दैट कि जितना स्मॉल मास लेंगे उतना एक्सपेरिमेंट में एरर ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी इसमें से पानी निकलना है बाहर, फिर MgSO4 का मास बचना है, फिर उसको भी वे करना है. जितना छोटा मास होगा उतना मुश्किल से वे होता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, और साइड पे नोट लिख लें, smaller masses when used, smaller quantities when used in the experiment, those experiments usually have high percentage errors. They have high errors because smaller mass को measure करना is always difficult. This is the first thing. Now second thing, एक स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा मास ले लिया, अच्छा 5 grams, यहां भी एरर आ जाएगा. अच्छा, अब यहां कौन सा एरर आएगा? ओके, आई रिपीट फिजा, आप जितना स्मॉल मास लेंगे, ठीक है, आप जितना स्मॉल मास लेंगे या स्मॉल क्वांटिटी लेंगे उतना एक्सपेरिमेंट में एरर ज्यादा आएगा. स्मॉलर masses or smaller quantities when you take for the experiment, the error chance is always higher in those experiments. Reason, यहां पे आप उसको हीट कर रहे हैं, जब हीटिंग करेंगे तो क्या कुछ सॉलिड जंप ऑफ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते जंप ऑफ. स्मॉलर मास को नोट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए याद रखें, if smaller quantity is used in an experiment, those experiments usually have high percentage errors. In this experiment, if I heat it, some mass may jump off right from the container. Second thing, अगर आप large mass ले लें, बहुत large mass ले लें हीट करने के लिए, ठीक है, एक स्टूडेंट कहता है सर प्रश्न करते हैं लार्ज मास ले लेते हैं. अच्छा, लार्ज मास लेने का भी एरर है, क्योंकि जब उसको हीट करेंगे तो मास सारा इकट्ठा हुआ है ना, इकट्ठा हुआ है, जहां जहां तक उसको हीट मिल रही है वहां से पानी उड़ रहा है. जो मास बिल्कुल अंदर ही दबा रह गया है उसको तो हीट नहीं मिली. आप अस्यूम करेंगे कि सारा वाटर लॉस हो गया है, लेकिन सारा वाटर लॉस तो हुआ ही नहीं है, हीट अंदर तक तो पहुंची नहीं, तो सॉल्ट कंप्लीटली डिहाइड्रेट नहीं हो पाएगी. तो इसलिए हम ज्यादा लार्ज मास नहीं ले सकते. वी कांट टेक टू मच मास, वी कांट टेक टू लेस मास, वी ऑलवेज हैव टू स्टे इन बिटवीन. ओके, सो प्लीज मेक दिस थिंग श्योर, यू शुड नो दीस टू फैक्ट्स. सर क्राइटेरिया क्या है विच सेट्स की ज्यादा मास क्या है, टू मच मास क्या है, टू लेस मास क्या है, लाइक उसका क्या basically, okay, so basically we really prefer masses which are in the experiment there are, I mean, close to 1, 2, 3 grams. It's fine. लेकिन 5 ग्राम, 6 ग्राम, या कोई आपका जो आपका 0.4 ग्राम, 0.5 grams, these are very less masses. 5 grams is too much mass. तो ना हम ज्यादा मास को हीट करते हैं, ना हम बहुत कम मास को हीट करते हैं. Why? Because both lead to errors in the experiment with absolutely different reasons. Sir, what was the reason for the having large mass? Okay, so if we have actually too much mass, the solid will not be heated properly. Whole water may not be driven off. ये दो questions इस question से related है इस sense में कि हम आपसे आइंदा ये सवाल भी पूछ सकते हैं. Okay, इसलिए मेरी बातें बहुत गौर सुननी है please, और एक एक बात लिखनी है. Now, on the next question, guys. A solution contains two different cations and one anion. Okay. Now, it's two different cations and one anion. Please stay focused. Name, acha, ab usne kya कि you have to complete the table. Name any gases formed and describe the tests used to identify these gases. अगर उसने ये बात ना भी लिखी हो ना, तो एक बात याद रखनी है, जब भी आपने ATV सॉल्व करने की टेबल आना है तो जौन सी गैस निकलनी है, गैस का टेस्ट लिखना इज मैंडेटरी अपॉन यू. नाउ वो कहता है ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्यूशन इन इट्स बॉइलिंग ट्यूब. इसका मतलब है कि ही इज टेस्टिंग फॉर अ कैटायन, क्योंकि जब भी आपने कैटायन टेस्ट करना है, व्हेनेवर अ कैटायन इज टेस्टेड, इट इज टेस्टेड विद aqueous NaOH and aqueous ammonia. नाउ वो कहता है a pale green PPT is produced. उसने क्या कि अभी आपने कंक्लूजन जो है वो नहीं लिखनी, तो उसने उसको शेड किया हुआ है. ओके, नाउ so to the same boiling tube he says continue adding excess NaOH until in excess. अब आपने excess डाल दिया NaOH, green PPT dissolves to form a green solution. I know this is what you have to remember and recall, it's more like a knowledge based question. So it is chromium ion.
Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि एक बात याद रखें, अगर ये पीपीटी डिसॉल्व ना होता तो ये आयरन 2 पॉजिटिव होता। अगर ये पीपीटी डिसॉल्व ना होता तो ये आयरन 2 पॉजिटिव होता, राइट? पीपीटी सिंस आपने डिसॉल्व कर गया तो इसका मतलब है इसमें Cr3 पॉजिटिव आयन है। एंड अ व्हाइट पीपीटी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, जो कि सस्टेन कर गया है। तो व्हाइट पीपीटी एक्वस NaOH में जिसका सस्टेन करता है, दैट इज कैल्शियम आयन। ये व्हाइट पीपीटी जो डिसॉल्व करता है वो एल्यूमिनियम आयन का होता है और जिंक आयन का होता है। अगर वो कहता है कि हाँ व्हाइट पीपीटी बना था, वो डिसॉल्व कर गया, फिर ये जिंक है, एल्यूमिनियम है, और अगर व्हाइट पीपीटी सस्टेन कर गया तो इसका मतलब है इट इज एट कैल्शियम आयन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, अगर आपने यहाँ पे इसका फॉर्मूला या चार्ज गलत लिख दिया, हम आपका नंबर काट देंगे। सर हम लोग फॉर्मूला की जगह नाम लिख सकते हैं उसका? यस यू कैन, बट फिर अगर आपने नाम लिखा फिर आप लिखना पड़ेगा इज क्रोमियम और 3। अगर आपने 3 नहीं लिखा हम फिर नाम काटेंगे, क्योंकि अगर आपने खाली क्रोमियम लिखा है दिस मीन इट्स अ मेटल यू टॉकिंग अबाउट। ओके सर। राइट, तो फॉर्मूला सही लिखना है और चार्ट सही लिखना है, प्लीज मेक दिस थिंग वेरी मच श्योर। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट्रेट आयन। वो कहता है कि यहाँ पे नाइट्रेट आयन, ओके, सो यहाँ कहता है कि नाइट्रेट आयन इज कंफर्म्ड। अब नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या है? तो आई होप यू रिमेंबर वी ऐड aqueous NaOH to the solution and we add aluminum foil and we heat it, right? So add NaOH aqueous and aluminium foil plus heat the mixture. Sir, what is the point of aluminium foil in this test? Because remember, यहाँ पे aluminium is acting as a reducing agent. It's acting as reducing agent, right? अगर यहाँ पे aluminium नहीं होगा तो reaction नहीं हो सकता। Now, आपने aqueous NaOH डाला, aluminium foil डाला, तो फिर नाइट्रोडाइन अमोनिया गैस रिलीज करते हैं, right? Ammonia gas is released. So basically, observation क्या है? Ammonia is released. सर एल्युमिनियम पाउडर भी डाल सकते हैं? एल्यूमिनियम पाउडर डाल सकते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन नॉर्मली एल्यूमिनियम फॉल अवेलेबल होता है, पाउडर इतना अवेलेबल नहीं होता, तो हम नॉर्मली एल्यूमिनियम फॉल डाल देते हैं। सो अमोनिया इज रिलीज्ड व्हिच टेंड्स damp red litmus fluid, exactly. Okay, I repeat very quickly. जब आपने aqueous NaOH डाला स्टार्ट में, aqueous NaOH डाला स्टार्ट में, तो पेल ग्रीन पीपीटी बना, आपके ज़हन में आयरन 2 आया होगा और आपके ज़हन में क्रोमियम आया होगा, ठीक है? एज अ स्टूडेंट मेरे ज़हन में यही आया था। फिर उसने स्टार्ट किया, उसने कहा हमने फिर NaOH एक्सेस में ऐड किया, वो पीपीटी डिसॉल्व कर गया, मतलब है क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, आयरन 2 आयन नहीं है। अगर ये पीपीटी डिसॉल्व ना करता फिर आयरन 2 आयंस होते। At the same time, white PPT is also produced. और चूंकि आपने एक्सेस डाला है और PPT रह गया है, मतलब डिसॉल्व नहीं किया, इसका मतलब है white PPT का मतलब है जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड कैल्शियम आयन। जिंक, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। अब why zinc is wrong, aluminum is wrong, why? Because PPT sustain कर गया, PPT आपको डिसॉल्व नहीं हुआ। Okay, so therefore it's calcium. We can only add aluminium foil, no other metal. Okay, this is what you have to remember. The nitrate के test के लिए you add aqueous NaOH, add aluminium foil, you heat the mixture, ammonia is released, which turns damp red litmus fluid. Now, वो कहता है ammonium sulfite is a water soluble compound. Aqueous ammonium sulfite is slowly oxidized in air. This means aqueous ammonium sulfite will also contain sulfate ions. क्योंकि याद रखें sulfite ions on air oxidize to sulfate ions. Yes, Amna. Now, we're going to describe a series of tests and the observations to show the presence of ammonium ions, sulfite ions, and sulfate ions in the solution. It must be clear in your answer which ion is identified by each test. Okay, तो आप sulfite ion को टेस्ट करेंगे, फिर आप सल्फेट आयन को टेस्ट करेंगे, और फिर आप जो टेस्ट करेंगे अमोनियम आयंस को सेपरेटली। तो अगर हम आपके पास यानी कि 3 सॉल्यूशंस आपने लिए, 3 सॉल्यूशंस, सो यू हैव टेकन 3 सॉल्यूशंस, ठीक है? 3 आयन टेस्ट करने आपने, हर आयन में आप टेस्ट करेंगे, राइट? यस हादिया, इट्स फाइन।
Now, सर इसमें टेस्ट ही मेंशन करनी, ऑब्जर्वेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं करनी है, आई मीन टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन बोथ आइडेंटिफाई Alright. करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। चलो जी पहले अमोनियम आयन टेस्ट कर लेते हैं। Right? I hope you remember कि ammonium ion test करने के लिए you simply add NaOH, right? And you warm the mixture. So add sodium hydroxide aqueous to the solution and warm the mixture. Ammonia is released. Which turns damp red litmus blue. तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, the litmus paper needs to be damp. अगर ये damp नहीं होगा तो अमोनिया रेड लिटमस को ब्लू नहीं कर सकती. Water needs to be present. क्योंकि अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती है. Those हाइड्रोक्साइड आयंस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. ओके. Now everyone, ये तो हो गया ये टेस्ट. अब करते हैं सल्फेट आयन का टेस्ट. सल्फेट आयन. आई होप रिमेंबर कि जब भी हम सल्फेट आयन का टेस्ट करते हैं तो हमेशा पहले उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, उसको एसिडिफाई करते हैं, फिर हम उसमें बेरियम नाइट्रेट डालते हैं, राइट? तो एसिडिफाई द सॉल्यूशन, एसिडिफाई द सॉल्यूशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सल्फेट आयन टेस्ट कर रहे हैं और आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस. Now acidify the solution with nitric acid and add barium nitrate. क्या होगा? White PPT of barium sulfate is observed. तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको. अगर वो कह दे आपको इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखें, तो बेरियम आयंस will react with sulfate ions and will give you a white PPT of barium sulfate. This is an extra information which you should know. Why? Because we ask sometimes these things. आप चेक करते हैं सल्फाइड आयन, right? Everyone. अच्छा, सल्फाइड आयन के बारे में याद रखिएगा. सल्फाइड आयन वो आयन है कि जिसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करूं पोटेशियम मैग्नेट, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. Right, so please don't forget it. So we'll say that add, dilute HCl, नाइट्रिक एसिड डाल दें, बेशक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, सल्फ्यूरिक मत डालिएगा, ठीक है? अच्छा, हम बेसिकली एसिड, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा हम इसको एसिडिफाई क्यों करते हैं? हम इसको एसिडिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि याद रखें कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनेट आयन दे देती है. तो इन सॉल्यूशंस में कार्बोनेट आयंस होते हैं अ बिट. अब अगर आप उसमें बेरियम आयन डाल देंगे तो बेरियम कार्बोनेट भी व्हाइट सॉलिड होता है. तो हम नहीं चाहते कि कार्बोनेट आयंस गिव व्हाइट पीपीटी, ताकि हमारे पास कोई डिल्यूजन आ जाए, ऐसा ना हो. तो वी वांट टू रिमूव द कार्बोनेट आयंस. सो इफ आई ऐड एसिड, तो आई विल बी रिमूविंग द कार्बोनेट आयंस इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन, राइट? So please make sure that why do we acidify it with dilute nitric acid in order to remove the carbonate ions from the solution. Sulfide ion का टेस्ट, add dilute HCl. आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, HCl डाल दें, नाइट्रिक डाल दें, आपकी मर्जी है. Add dilute HCl and warm the mixture. Right? Sulfur dioxide gas is released. I hope you remember that sulfur dioxide is a very famous reducing agent. Sulfur dioxide is released, which turns potassium manganate from purple to colorless. Okay, so please don't forget it. सर हम एग्जाम्स में इस तरह हेडिंग्स दे सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि उसने आपको खुद कह दिया ना कि इट मस्ट बी क्लियर इन योर आंसर व्हिच आयन इज आइडेंटिफाइड. तो बेहतर आप हेडिंग देके लिखते हैं ताकि कोई अब कंफ्यूजन ना हो. राइट सर. आई एम मूविंग ऑन. अपने आप को साथ साथ मार्क्स देते हैं प्लीज, ठीक है?
Now guys, a titration method can be used to make soluble salts. I hope you remember acids-base salts chapter, right? A student does an experiment to prepare a pure sample of sodium chloride. Sodium chloride का pure sample करने लगा वो. वैसे if I'm in your seat, तो मैं सोचूं कि NaCl, तो उसके लिए वो क्या यूज करेगा? I think he can use sodium से sodium hydroxide base आ सकती है, और Cl से I can take HCl. So I can take NaOH and HCl, which will give you NaCl and water, of course. So you can also judge the reaction in reverse कि ये salt किन acid base से बनी होगी. I hope आपको ये बात पता होगा कि salt में जो cation होता है, जो salt में cation होता है वो हमेशा base से आता है, और जो salt में anion होता है वो हमेशा acid से आता है. तो अगर आपको salt पता है तो आप उसका acid और base को define कर सकते हैं. Okay. A student is saying, मैंने पहले बताया, अगर आप इस वाले इस वाले जो ब्लैंक, अगर आप जो है इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो इट्स फाइन, क्योंकि मार्क्स आपको यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए और यहाँ मिल गए. दैट्स फाइन. ओके, मुझे इसमें फिर लाइन दी क्यों हुई है? क्योंकि some students write in nitrate is confirmed. Some students लिखते हैं कि ये डैम्प रेड लिटमस ब्लू यहां लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट्स. तो हमने कहा आपको चांस दिया, ऑप्शन दी हुई है. राइट सर. Now guys, everyone, G. Ahmed. Okay, so part of the method is shown in the diagram. I hope you can see. वो कहते हैं in step 1, the student uses a measuring cylinder to add 25 cm cube of aqueous NaOH right to the conical flask. और इसी conical flask को उसने बाद में इसकी titration करनी है. State how the accuracy of the experiment could be improved in step 1. अच्छा, मेरे ख्याल से उसने जो measuring cylinder यूज किया ना, इसकी बजाय उसको यूज करना चाहिए था pipette, क्योंकि pipette is more accurate for this, right? So I think use a pipette instead of measuring cylinder. अच्छा, यहाँ मेरी आप एक बात सुन ले प्लीज. साइड देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? Yes, Mustafa, it's fine. Now guys, listen carefully please. जब आप एक एक्सपेरिमेंट में, जिस तरह की टाइट्रेशन है, तो फ्लास्क में हम वॉल्यूम एक्यूरेटली ऐड करते हैं, ऊपर से ब्यूरेट से भी हम एक्यूरेटली ऐड करें ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट्स फाइंड कर सकें. समटाइम्स एक्सपेरिमेंट में हमने अगर कोई मिक्सचर बनाना है और अगर हम एक चीज एक्सेस में डाल रहे हैं, लेट्स से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में डालना है बीकर में, तो उसके लिए लाजमी नहीं कि आप यूज करें पिपेट. आई थिंक उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर विल सर्व द पर्पस मोर. तो अगर कोई चीज एक्सेस में डाल रही है और उसकी इतनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर यू कैन यूज मेजरिंग सिलेंडर. लेकिन अगर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट में, तो यू शुड यूज मोर एक्यूरेट एपरेटसेस. आई होप आई मेक इट वेरी क्लियर. असल में ज़ैनब देखो, बेसिकली हमने जो मार्किंग की होती है ना इसके अंदर, इन एपरेटस के अंदर, जो आपके पेपेट में और ब्यूरेट जो हमने मार्किंग्स की होती है, मार्किंग बहुत एक्यूरेट है. एंड वी सी द लोअर मेनिस्कस. वी ऑलवेज अस्यूम इन केमिस्ट्री दैट हमारे बच्चों की आंखें ठीक हैं, सो लेट्स नॉट टेक पैरेलल एरर इन कंसीडरेशन. जी शाहिर, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सो बेसिकली आई वाज सेइंग दैट के लाइक इन टाइट्रेशन, आपने एक सॉल्यूशन फ्लास्क में टाइट्रेट करनी होती है विद अ सॉल्यूशन एडिंग अबव, तो आपको एक्यूरेट एपरेटस यूज करने पड़ेंगे वॉल्यूम्स मेजर करने के लिए. इसलिए आपने पिपेट यूज किया वॉल्यूम डालने के लिए फ्लास्क में, और आप ऊपर से ब्यूरेट यूज कर रहे हैं. अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में हमने कोई सॉल्यूशंस बनानी होती है, तो कभी-कभी हम रिएजेंट्स एक्सेस में ऐड करते हैं. अगर आपने कोई रिएजेंट एक्सेस में ऐड करना है, तो आप उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हैं. उसके लिए पिपेट यूज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. So if any reagent is being used in excess in an experiment, you can use measuring cylinder for that. Okay. एक second. Now, we get there. Describe what the student does in step 2 of the method. Everyone, please stay focused. Describe what the student does in step 2 of the method. Include the names of apparatus A and solution B. Guys, are you ready?
चलिए जी, थोड़ा मुझे आप भी असिस्ट कर दें। स्टेप 2 क्या है जी आपका? स्टेप 2 ये है, क्या हो रहा है स्टेप 2 के अंदर? एनीवन कैन आंसर? फिर HCl ऐड कर रहे हैं वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, उस मेजरिंग सिलेंडर कह रहा हूँ प्योरिटी। फाइन, यानी कि आप असल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं राइट इन द ब्यूरेट, और आप उसकी जो कैपेसिटी फिल कर रहे हैं, यू आर फिलिंग द कैपेसिटी राइट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ब्यूरेट लैब में इस्तेमाल किया कि नहीं की, तो आपने ये जेट भी फिल करना होता है। ये जेट, दिस जेट नीड्स टू बी फिल्ड एज वेल, इसको हम जेट कहते हैं। तो दिस जेट नीड्स टू बी फिल्ड एज वेल, तो ये जेट भी फिल करना होता है आपने। तो वी कैन से कि solution B is HCl, and HCl is being added right to the burette, which is the apparatus A, right? So basically HCl is added to fill the burette until 0 centimeter cube mark, so that the initial volume is noted. No, Shayan, it cannot be NaOH. Why? Because उसने conical flask में NaOH डाल दिया। अगर वो conical flask में HCl डालता, अगर वो conical flask में HCl डालता, ठीक है, तो फिर आप जाहिर सी बात है ब्यूरेट में NaOH डालते। अपरेटस बी नहीं बेटा, अपरेटस बी नहीं है, सोल्यूशन बी है। आप उसका एरो देखें ना, तो जो बी का एरो सोल्यूशन की तरफ है, अपरेटस की तरफ नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर कभी जिस तरह क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है और आपको बाद में रियलाइजेशन होती है, तो सर उसको जगह आपका बचती है, तो सर उसको कहाँ लिखना चाहिए फिर? ओके, सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सारा सवाल लिखा और आप गलत हो गया, अब रादर आप इसको शेड करें ना इस तरह, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह शेड कर देते हैं, फुल ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ना करें प्लीज। एक सिंपल लाइन लगाएं, एक लाइन लगाएं, एक लाइन लगाएं, एक लाइन लगाएं। बेशक साइड पे लिख लें अगर जगह है, ठीक है, नीचे जगह है नीचे लिख लें, ठीक, लेकिन साइड पे आपने ये नहीं लिखना प्लीज आई एम सो सॉरी और आगे वो स्माइली फेस। ये वाली हरकतें नहीं करनी प्लीज, फॉर गॉड सेक, एक्ट लाइक मैच्योर स्टूडेंट्स, राइट। और फिर जो आप कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर अगर यहाँ भी गलती होगी आप क्या करें? तो भाई हमने आपको 3 साल दिए थे, इतनी गलतियां पेपर में करनी थी, राइट। वन थिंग, स्कैनिंग का तो कोई मसला नहीं होता ना? किसका? स्कैन करने में तो कोई मसला नहीं आता ना? नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। और देखो, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप उन लाइन के नीचे लिखो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे साइड लिखना पड़ेगा कि प्लीज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, वो आई मीन इट साउंड्स क्वाइट रिडिकुलस, यू नो, लाइक वी हैव सीन सम स्टूडेंट डूइंग लाइक दिस एज वेल। उन्होंने ये लिखा, आंसर लिखा, ये काट दिया, उनको याद आया वो ये तो गलत हो गया, उन्होंने फिर आंसर करना शुरू किया, आंसर फिर चल रहा है, फिर याद आया फिर गलत हो गया, फिर काट दिया आपने। फिर आप लिखते हैं प्लीज सी my answer at the back of the paper। ये ना करें ऐसे, ये रास्ता ढूंढने वाली स्टोरी ना चले और कोई आखिर में वो स्माइली फेस, राइट, ये वाली चीजें ना लिखा करें, ठीक है। ये बड़ी अजीब चीजें होती हैं, प्लीज, ठीक है, कोशिश करें कि सोच के लिखें, राइट। लेकिन तो अगर जैसे अगर आंसर लिख रहे हैं और लाइंस पूरी हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा शीट पे कर देना। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखिए प्लीज, अगर लेट्स से आपकी ये लाइन लिखी हुई है, आपने यहाँ पे आंसर करना शुरू किया, अगर आपका आंसर आके जा रहा है तो आप यही लिखें प्लीज, कुछ एक्स्ट्रा शीट नहीं, ना आपको मिलेगी कोई एक्स्ट्रा शीट, ना आप नहीं होता, और ना ही आपने मांगनी है, और ना ही आपने अटैच करनी है, ठीक है। इस लाइन नीचे आप आंसर लिखेंगे अपना, ओके। सर नंबर ऑफ लाइन हम एक्सीड करते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हम इतने क्रूअल नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, okay। Now everyone identify what is added to the flask in step 3 before the titration।
So step 3 before the titration. Guys, step 3 किधर है? इंडिकेटर सर। हाँ, इंडिकेटर। आप इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे, जब तक इंडिकेटर नहीं ऐड करेंगे तो टाइट्रेशन कैसे होगी, क्योंकि इट्स अ कलरलेस। नहीं, सिर्फ खाली इंडिकेटर, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखे ना, सॉल्यूशंस कलरलेस हैं, जब तक आप इंडिकेटर ऐड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि आपका रिएक्शन कहां पे खत्म हुआ। In step 4, the student adds solution B to the aqueous NaOH in the conical flask until the end point is reached. अब उसने बियर डालना शुरू किया है, जैसे कलर चेंज आया है, राइट, तो उसने वहां रोकते हैं हम। The student records the volume solution be added. Show how the student knows when the end point is reached. So by the color changes. Exactly. So the color changes in the conical flask. अब आपने गौर किया कितने सिंपल सवाल हैं। टाइट्रेशन में मार्क्स स्कोर करना इंतहाई आसान है, और अगर आप मेरे साथ ये 1 महीना करते रहेंगे ना, आई एम टेलिंग यू विल डू बेटर। और अच्छा, मैं टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा एटीपी के दौरान। नेक्स्ट जब हम एटीपी करेंगे ना, तो आई विल टीच यू अ टाइट्रेशन मेथड, ओके, क्योंकि आई ऑलवेज एक्सप्लेन टाइट्रेशन व्हेन आई टीच द पास्ट पेपर्स एटीपी। ठीक, आई विल एक्सप्लेन द होल टाइट्रेशन मेथड टू यू विद इंडिकेटर्स, तो उस दिन जरा अटेंटिव रहिएगा प्लीज। The rest of the method involves adding the recorded volume of solution B to another 25 cm of aqueous NaOH. The substance added in step 3 of the first titration is not added. State why the substance is not added. Sir, it will make the substance impure. Exactly. Right. So it will make the substance impure. So can we write कि अब titration की जरूरत ही नहीं है, वो titration भी हम यूज करते हैं? नहीं. We have to be exact in our answer. और then describe how the student obtains pure crystals of NaCl from the solution in the conical flask. आपको याद होगा वो जो crystallization technique होती है, I remember, right? The technique of crystallization. क्या आप उसको पहले हीट करेंगे, right? आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, solution saturate हो जाएगी, फिर आप उसे कूल करेंगे at moderate rate पे, right? So basically heat the mixture. Okay, Shahir, I'll explain. Until saturation point, and cool the mixture at moderate rate to obtain crystals. Okay, after the crystals are dried in folds of filter paper. तो 3 नंबर है। इसमें वो डिस्टिल्ड वाटर से तो नहीं करना होता ना? नहीं, आपने उसको हीट किया सैचुरेशन पॉइंट तक, ये 1 नंबर हो गया। अगला मार्क हुआ कि आपने कूल किया, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, और फिर आपने उसको ड्राई कर दिया इन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। सर ये सॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज होता है ना, राइट? सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जो क्रिस्टल्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आप अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे कि आपने क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया, बाद में उसको वॉश किया विद कोल्ड वाटर एंड ड्राई इन फोल्ड्स, ये भी ठीक है। मुस्तफा, यू राइट। मेरा एक क्वेश्चन था सर, जब आपने हमें टाइट्रेशन पढ़ाई थी तो आपने कहा था कि लाइक 2 मेथड जो होते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल भी डाल सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए इंडिकेटर। तो Yes. सर हम इन क्वेश्चंस में अज्यूम कर सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल या नहीं, अगर मेंशन नहीं है तो? उसने अगर मेंशन नहीं किया, आपको मेथड पता है, लेकिन वो मेथड ये फॉलो नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसने ऊपर बहुत क्लियरली बता दी थी कि द रेस्ट ऑफ द मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग द रिकॉर्डेड वॉल्यूम, यानी कि वो सेकंड मेथड यूज कर रहा है रिकॉर्डेड वॉल्यूम डाल के सॉल्ट बनाने का। राइट सर। अच्छा, स्टूडेंट्स को ई पार्ट 1 समझ नहीं आया, इट विल मेक द सब्सटेंस इम्प्योर। देखें, जब आई रिपीट, जब आपने सॉल्युबल सॉल्ट बनानी होती है तो आपने बेस और एसिड को मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट में डालना होता है, लेकिन पता कैसे लगा एग्जैक्ट अमाउंट में कितना डालना है? तो हम पहले उनकी टाइट्रेशन करते हैं विद इंडिकेटर, एग्जैक्ट अमाउंट्स रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अब जब मुझे आइडिया होगा कि इतनी अमाउंट्स रिएक्ट करेगी, फिर इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट बस मैं खाली वही अमाउंट ऐड करता हूं, मैं इंडिकेटर नहीं ऐड करता। फिर उसके अंदर अगर मैं इंडिकेटर ऐड कर दूंगा तो वो तो सब्सटेंस इंप्योर हो जाएगा, राइट?
तो इसलिए हमने इंडिकेटर नहीं ऐड करना अब एक्सपेरिमेंट करते वक्त इन पार्ट ई, क्योंकि पार्ट ई में अब तो हम एसिड बेस डाल रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, तो अब हम इंडिकेटर नहीं ऐड करेंगे। अगर हम इंडिकेटर ऐड कर देंगे तो वो इंप्योरिटी हो जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एक दो सवाल आए हैं। What is saturation point? Saturation point is where the salt actually dissolves in water at maximum. No more salt is soluble in water at that point of time. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सॉल्ट डालते जाएं, एक वक्त आएगा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करेगी, फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है, अगर आपके पास और सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो एक्स्ट्रा पानी निकाल दें भाई। नो इशू, वी नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट कि हम इंडिकेटर नहीं डाल रहे, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया ना कि हम इंडिकेटर नहीं डाल रहे, हम नहीं डाल रहे, वो उसने यहाँ पूछ लिया है, तो इसलिए पार्ट 2 में ये बताने की जरूरत नहीं कि हम इंडिकेटर नहीं डाल रहे, तो वो तो खुद बता चुका है, तो उसका मार्क नहीं होगा। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन 4। जी लामिया, मैं कह रहा था बेसिकली कि ई पार्ट 1 में देखें, ई पार्ट 1 आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाई जाती है। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है, राइट? अब एसिड बेस इक्वली कब रिएक्ट करेंगे, जब हम उसकी टाइट्रेशन करेंगे विद इंडिकेटर प्रोवाइडेड, क्योंकि इंडिकेटर चेंज बताएगा कि यहाँ पे ये अमाउंट एग्जैक्टली रिएक्ट करेगी। अब जब मुझे आइडिया हो गया कि इतनी अमाउंट ऑफ एसिड इतनी अमाउंट ऑफ बेस से रिएक्ट करती है, ठीक है, अब मुझे आइडिया हो गया, नाउ इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट मैं वो अमाउंट ऐड कर दूंगा, एसिड बेस खत्म हो जाएंगे, सॉल्ट और वाटर पड़ा होगा। अब मुझे इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खाली अंदर सॉल्ट पड़ी चाहिए, मुझे इंडिकेटर हमेशा उसमें से रिमूव करना होता है, तो मैं इंडिकेटर क्यों डालूं? अगर मैं इंडिकेटर डाल दूंगा तो वो सॉल्यूशन को कंटामिनेट नहीं कर देगा। अब मुझे इंडिकेटर क्यों डालना, मुझे तो खाली सॉल्ट चाहिए, तो इसलिए हम इंडिकेटर नहीं ऐड करेंगे। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है बेटा कि जहां पे सॉल्ट पानी में और फर्दर डिसॉल्व नहीं करती। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सॉल्ट डालते रहें until the point कि सॉल्ट डिसॉल्व ना करे, या फिर आप एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दें। तो saturation point is that certain temperature at which solution has become saturated. जी अमीरा, आप उसको 0 तक ले आए, जहां तक मर्जी ले, लेकिन it's always preferred 0. How will adding more indicator cause impurity? No, we're not adding more indicator. You did not get the experiment. देखो, उसने पहले NaOH लिया फ्लास्क में, उसने HCl लिया ब्यूरेट में, उसने इंडिकेटर डाला, आपने टाइट्रेशन की, जहां पे कलर चेंज आया उसने वॉल्यूम ऑफ HCl नोट कर लिया ब्यूरेट के ऊपर। अब उसको इतना आइडिया हो गया कि इतना वॉल्यूम HCl का इतने वॉल्यूम NaOH से रिएक्ट करके, अब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। नाउ इन अ सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने एक बीकर लिया और उसने वही वॉल्यूम NaOH का और HCl का मिक्स कर दिया। हमारा एम था एक्यूरेट वॉल्यूम्स मिक्स करना, वो एक्यूरेट वॉल्यूम्स को जानने के लिए हमने टाइट्रेशन की थी। तो जब हमने एक्यूरेट वॉल्यूम्स मिक्स कर दिए हैं, तो नाउ व्हाई आर यू एडिंग इंडिकेटर फॉर गॉड सेक इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? ओके, now it's question 4. A student oxidizes a sample of ethanol. I hope you remember in the organic chemistry, I always teach you the reflux condenser concept, जहां पे हम alcohols को oxidize करते हैं in the presence of potassium manganate. Name the 3 pieces of apparatus. So what is P? I think it's Liebig condenser. Condenser. Brilliant. So you can always say it's a condenser. Like, if anyone says it's a Liebig condenser, both terms are absolutely correct. Q. What is Q? I think it's a round bottom flask, or you can say distillation flask. आप उसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोल दें या आप उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल दें, इट्स राइट। अगर आप खाली फ्लास्क रखेंगे तो इट्स स्ट्रॉन्ग। जी सेरीन ऑन इट्स ओन। एंड व्हाट इज R? I think R is filter funnel, right? Simple identification. The student transfers 25 cm of ethanol into apparatus Q. अच्छा जी, यहां पे उसने डाल दिया एथेनॉल, ठीक है। Adds an oxidizing agent. Normally oxidizing agent which we add is potassium manganate or potassium dichromate. These are very famous oxidizing agents.
assembles the predators as shown. As you can see, water नीचे होता है, water हमेशा ऊपर होता है, और कभी भी इसको ऊपर से stopper नहीं करना. So do not stopper it. Okay. You can अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे फिल्टर फनल लेके खाली फनल लेके. खाली फनल भी ठीक है, फिल्टर फनल भी ठीक है. Heats the predators gently until all oxidizing agent has changed color. अच्छा, by the way याद रखिएगा कि यहाँ पे हम डायरेक्ट हीट यूज करेंगे, यहाँ पे हम वाटर बाथ यूज करेंगे. ठीक है, Because it's Water flammable. क्योंकि एथेनॉल को आग लग सकती है. ओके, सो एथेनॉल को आग लग जाएगी. अगर आपने पोटेशियम मैग्नेट यूज किया है तो उसका कलर चेंज इज पर्पल टू कलरलेस. अगर आपने डाइक्रोमेट यूज किया है तो इट्स ऑरेंज टू ग्रीन. ओह, 4 o'clock हो गए, मुझे पता नहीं चला टाइम का. चले गाइस, मुझे बताएं यहां तक की बातें अनक्लियर. ये वाला पेपर हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, आई मीन ऑन मंडे. ठीक है, एंड आई विल बी शेयरिंग वन suitable apparatus जो है वो पिपेट होगा. Name a suitable piece of British used to measure 25 cm cube ethanol. Yes, absolutely. Okay sir, thank you. No problem. यहीं से guys will continue next. It's on Monday, right? और फिर हम आगे further करेंगे. सर एक क्वेश्चन था. जी बच्चा. सर सिंस एक क्लास में सारा पेपर नहीं हो सकता कंप्लीट, तो सर हम वो पेपर कंटिन्यू करेंगे आगे हमेशा अगली क्लास में, या फिर सर नया पेपर शुरू करेंगे? No, no. We will continue. तो सर जो दोनों पहले पेपर हमारे रह गए थे, लाइक P2 भी रहता था पिछली क्लास वो में, हम एंड फर्स्ट आपके 2 क्लासेस के पेपर हमेशा आखिर में डिस्कस होते हैं, क्योंकि हम पेस डेवलप करते हैं. अभी ये पेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी ना. सर हमारी 5 PM वाली क्लास. जी मेरा बच्चा. पेज 6 दिखा सकते. Page 6. There we go. सर मैंने पूछना था हमारी 5 PM वाली क्लासेस कब मंडे से स्टार्ट होंगी? Yes, yes बच्चा. सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे प्लीज. सर ये पार्ट 4 में हम इसको वर्टिकल इसलिए रखते हैं ताकि अल्कोहल के जो वेपर्स हैं कैन फॉल बैक इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क. Absolutely. Page 7. Question 1, C3. And then page 5. Fizza, nitrogen, ammonia. Yes, Zainab. Allah Hafiz. Question 1, C3. सर P4 में सिर्फ ये 3 से 4 चैप्टर्स आते हैं, मोल्स, सॉल्ट्स और सर एक जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस. आइडेंटिफिकेशन आता है, मोल्स आते हैं, राइट. इलेक्ट्रोलिसिस आता है, रेट ऑफ रिएक्शन आता है. सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था. कैन यू एक्सप्लेन पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का C3? लेट क्यों ज्वाइन किया था? लेट ना ज्वाइन किया करें. ओके, सो 1 का पार्ट C3 इज, देखें आपने जो पार्ट 2 में मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए, ये मोल्स ऑफ वाटर आ गया आपके पास, फिर आपके पास मोल्स ऑफ MgSO4 आ गए हैं, 0.01 मोल्स. इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए. अब आप मोल रेशियो लेंगे, जिस तरह आप एम्पिरिकल निकालते हैं इस तरह मोल रेशियो लेंगे. ठीक है, मोल रेशियो लेंगे. ये आंसर 1 आ गया, जो ये 1 यहाँ लिखा हुआ है, और जो आंसर 7 आएगा वो वैल्यू ऑफ x होगी. तो याद रखें, जब भी आप वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो मोल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट एंड मोल्स ऑफ वाटर के आप मोल रेशियो लेंगे. दैट रेशियो will allow you to calculate value of water of crystallization. Okay, so guys, thank you very much. Take care, keep smiling. My next class has also started. Right, see you all on Monday with this paper, and then meanwhile I'll share one more paper with you. Please take care and please enjoy learning. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.